हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी को लिया है, जिसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, एरिया क्या है, क्या लोकेशन है इंडिया की, क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की लोकेशन, किन कंट्रीज से वो अपना बॉर्डर शेयर करती है, और क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का किया गया है। राइट, बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैप में आपको जो छोटा सा येलो कलर से नजर आ रहा है, ये है हमारा इंडिया। राइट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री विद 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में हम देखेंगे 2.4% एरिया है इन सभी कॉन्टिनेंट्स के एरिया के कंपैरिजन में। राइट, पूरे अर्थ पर हम नहीं देख रहे हैं, वर्ल्ड पर देख रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी के टोटल एरिया को 100% माना जाए तो उसमें से 2.4% शेयर किसका है, इंडिया का है। अगर हम एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर करता है इंडिया। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहने को तो ये बहुत ही आसान से सवाल है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आते हैं ना तो हम इस 0.28 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 2.4 और 2.6 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्ट कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। राइट, तो हमें छोटी से छोटी और आसान से आसान चीज को भी अपने माइंड में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ रख के चलना होगा। राइट, तो यहाँ पर आपने देखा ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इंडिया। राइट, अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर हम देखें, ये अगर हमारा पूरा अर्थ है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, ये इक्वेटर है। राइट, तो इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में टोटली इंडिया लाई करता है। ये देखिए, ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ में है। और अगर हम इस अर्थ को बीच से हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड, वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। दैट मीन्स इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्ट में है। राइट, क्वार्टर्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर में इंडिया की लोकेशन हमें नजर आएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। अब लोकेशन में हमने देखा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट अगर इंडिया है तो फिर टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये जानना भी जरूरी है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे दिए जाते हैं कि बहुत ही आसान होते हैं ताकि हर एक बच्चा उसे सॉल्व कर सके। कई बार आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है टॉप 5 कंट्रीज एरिया वाइज या टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज। तो यहाँ पर हम 7 कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एरिया है रशिया का, फिर है कनाडा, देन थर्ड नंबर पे यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया 7th नंबर पे है और रशिया टॉप पर है। ओके, सो दीज आर दी 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? कॉन्टिनेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब एक बड़ा सा लैंड मास हो जिसमें डाइवर्स फीचर्स हो, यानी कि वहां आसपास कोस्टल एरिया भी हो, वहां लैंड फीचर भी काफी ज्यादा हो, फिजियोग्राफी में काफी ज्यादा वेरिएशंस हो, और इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया बिल्कुल वैसी ही फिजियोग्राफी को शो करता है, इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया। दूसरा रीजन ये है कि आज का जो हम इंडिया देखते हैं, अगर हम बैक टू हिस्ट्री में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इवन अफगानिस्तान, अगर आप महाभारत टाइम्स में चले जाएं तो अफगानिस्तान में गांधार से गांधारी थी। राइट, जो हम महाभारत में देखते हैं, सुनते हैं,
तो ये सारे के सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इंडिया का पार्ट हुआ करते थे और तभी से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था जो कि टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साथ ही साथ उसकी फिजियोग्राफी इतनी यूनिक है ना कि डाइवर्स और डिस्टिंक्ट फीचर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पार्ट कोस्टल बाउंड्रीज को शेयर करता है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल काफी अलग है। नॉर्थ में जब हम देखते हैं तो हिमालयाज हमें नजर आते हैं, राइट। अगर ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना, ऐसे ही बना दिया, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हिमालयाज हैं, अगर यहाँ पर हिमालयाज है तो यहाँ हमें माउंटेनियस फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ की सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट काफी डिफरेंट होगा। साथ ही साथ जब हम क्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड करते हैं तो वो भी बहुत वाइड वैरायटी को शो करते हैं। हिमालय में हमें टुंड्रा और टैगा जैसा क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। अगर हम केरला साइड जाएं तो हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ हम राजस्थान में देखें तो हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। पूर्वांचल में काफी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडिया में हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। दैट मीन्स इंडिया एक कंट्री होकर भी इतने सारे डाइवर्स क्लाइमेट्स को शो करता है, क्लाइमेटिक रीजंस को शो करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया के जस्ट सेंटर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। आगे हम मैप में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप फैक्चुअली लर्न कर लीजिए कि 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम वेस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गुजरात आता है, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यू मस्ट रिमेंबर दैट there are only 2 northeastern states from where tropic of cancer passes and these are Tripura and Mizoram. Remember, मैं खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती थी इनिशियली 4 से 5 साल पहले जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं हमेशा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर इसमें कंफ्यूज हो जाती थी, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिपुरा और मिजोरम आपको याद रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं कि फिजियोग्राफी होता क्या है। इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि फिजियोग्राफी डाइवर्स है इंडिया की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फिजियोग्राफी? For what kind of structure we use the word physiography? Basically, physiography of an area is the outcome of structure, process and the stage of development. आपने अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, तो डेविस का नाम सुना होगा, विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस जो है वो ज्योग्राफी के काफी अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी साइक्लिक थ्योरी दी थी। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साइक्लिक थ्योरी में, बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रोसेस है नेचुरल, वो एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। अगर कोई चीज बन रही है तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी और वापस से एक प्लेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक थ्योरी, राइट। जैसे कि कोई रिवर है, इनिशियली वो रिवर निकलती है, काफी तेज रफ्तार में बहना शुरू करती है, फिर वो अपने मैच्योर एज में आती है, देन ओल्ड एज में आती है, धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी सूख जाती है। यानी कि जिस चीज की स्टार्टिंग हुई थी वो फाइनली उसके एंड तक पहुंचे, वापस से फिर एक नई रिवर निकलेगी जो कि अपने यंग एज में होगी। इसी तरीके से कोई माउंटेन अगर आज यहाँ पर बन रहा है तो पहले यहाँ प्लेन स्ट्रक्चर रहा होगा, फिर थोड़ा सा उठा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरीके से माउंटेन बना। जब वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके बाद उसका इरोजन होना स्टार्ट होता है और इरोजन होते होते वापस से वो नीचे आ जाता है और प्लेन स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। तो डेविस ने कहा था all the process, all the landmass, all the physiography is an outcome of structure, process and time. Structure
यानी कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि माउंटेन। प्रोसेस, तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होगी, या तो डिपोजिशन की या फिर इरोजन की। एंड टाइम, यानी तीसरा फैक्टर जो काम करता है वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या टाइम। इन सभी चीजों को होने में, इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है, बिना समय के कुछ भी नहीं हो सकता। So there are three basic factors which are responsible for any of the physiography, that is structure, process and the time, or we can say that the stage of development, right? तो इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो काफी डाइवर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय जैसे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे काफी सारी गंगा यमुना जैसी नदियां भी बहती हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान में डेजर्ट भी है, काफी अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, राइट? So this is all about physiography. Now if we talk about the location, area and extent of India, which is the most asked question of PSC and other exams, like one day exams आप लोग SI या कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC बैंकिंग देते हैं, तो इन सभी चीजों में ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखें तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जैसे कि ये। तो इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, राइट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, यहां से आपने नीचे देखा ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, राइट? तो यहाँ इक्वेटर अगर 0 डिग्री पे है तो जिस पॉइंट से इंडिया स्टार्ट हो रहा है ये लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है। रिमेंबर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मिनट क्या होता है? जैसे कि आप घड़ी में देखते हो ना, 1 और 2 के बीच में डिविजन्स होते हैं 5, राइट? तो उन्हें हम मिनट्स बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो सब डिविजन्स होते हैं उन्हें हम मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। सो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ सबसे ऊपर जो इंडिया का एक्सटेंट है, इंदिरा कोल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ आते आते 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाता है। यानी इन दो लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे होगा और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, राइट? इसके अलावा जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें ये, तो लॉन्गिट्यूड्स में हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट माना गया है। अब ये तो हमने देखा कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन जब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडिया की, तो वो हमारा कन्याकुमारी नहीं होता है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो 6 डिग्री तक स्प्रेड है, यानी 8 डिग्री से भी पहले 6 डिग्री पे अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा अगर हम पूछते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट आता है। और अगर कोई कहे कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आता है। डिटेल में मैपिंग करेंगे हम। ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन को नाम दिया गया है, दैट इज इंडियन ओशन। भारत हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर कहा गया, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन कहा गया। और इंडियन ओशन 46 कंट्रीज को बॉर्डर करता है, यानी कि 46 कंट्रीज से घिरा हुआ है। उन 46 कंट्रीज में से भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर इंडियन ओशन का नाम रखा गया था। 46 कंट्रीज में से 27 लिटरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, 7 आइलैंड स्टेट्स हैं और 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। काफी डीप में ये फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आते आते एक समय ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो
जो हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। द लास्ट पॉइंट इज, जब किसी कंट्री में घड़ी देखी जाती है, समय देखा जाता है, तो वैसे तो ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उस समय हमें टाइम जोन समझना होगा, किस तरीके से टाइम जोन्स को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल हम शॉर्ट में समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी देश के बीच में एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई यहां से, इस लॉन्गिट्यूड से हम अपना टाइम जोन निर्धारित करेंगे। ये जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पर सेट किया गया है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं, ये पास होती है मिर्जापुर से। कई बुक्स में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा और कई बुक्स में आपको इलाहाबाद का नैनी देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, मिर्जापुर या फिर नैनी इन इलाहाबाद, एक ही ऑप्शन आपको आएगा। और जो भी ऑप्शन आएगा दोनों में से दोनों ही सही माने जाते हैं, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है। अब आप देखिए, ये हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पर वेस्ट है, राइट। तो सूर्योदय कहाँ से होगा, सनराइज कहाँ से होगा, ऑब्वियसली पूर्व से सन निकलता है, ईस्ट से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट से जब सनराइज होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सन की रेज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दिन हो जाएगा और ये सूरज जब तक मूव करके यहाँ आएगा तब तक इसे 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा और वेस्ट में आते आते 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलने लगेगा। यानी कि इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन ये डिफरेंस हमारे वॉच में शो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कोने से दूसरे कोने में खड़े होकर जब बात करेंगे तो वो अपने टाइम डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ट्रेन चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा भाई ट्रेन का टाइम, अरुणाचल में बोल रहे हैं कि ट्रेन 2 बजे निकलेगी और गुजरात में बोल रहे हैं ट्रेन 4 बजे निकलेगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने एक सेंट्रल लाइन को ही स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया, जिससे हमारी वॉचेस को सेट किया जाता है। लेकिन फिजिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अरुणाचल में सुबह के 4 बजे अगर दिन हो रहा है, सनलाइट हमें नजर आ रही है, तो गुजरात में हमें 6 बजे वही दिन नजर आएगा। Okay. Basically, physiography of an area is the outcome of structure, process and the stage of development. आपने अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, तो डेविस का नाम सुना होगा, विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस जो है वो ज्योग्राफी के काफी अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी साइक्लिक थ्योरी दी थी। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साइक्लिक थ्योरी में, बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रोसेस है नेचुरल, वो एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। अगर कोई चीज बन रही है तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी और वापस से एक प्लेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक थ्योरी, राइट। जैसे कि कोई रिवर है, इनिशियली वो रिवर निकलती है, काफी तेज रफ्तार में बहना शुरू करती है, फिर वो अपने मैच्योर एज में आती है, देन ओल्ड एज में आती है, धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी सूख जाती है। यानी कि जिस चीज की स्टार्टिंग हुई थी वो फाइनली उसके एंड तक पहुंचे, वापस से फिर एक नई रिवर निकलेगी जो कि अपने यंग एज में होगी। इसी तरीके से कोई माउंटेन अगर आज यहाँ पर बन रहा है तो पहले यहाँ प्लेन स्ट्रक्चर रहा होगा, फिर थोड़ा सा उठा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरीके से माउंटेन बना। जब वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके बाद उसका इरोजन होना स्टार्ट होता है और इरोजन होते होते वापस से वो नीचे आ जाता है और प्लेन स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। तो डेविस ने कहा था all the process, all the landmass, all the physiography is an outcome of structure, process and time. Structure यानी कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि माउंटेन, प्रोसेस तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होगी, या तो डिपोजिशन की या फिर इरोजन की, एंड टाइम यानी तीसरा फैक्टर जो काम करता है वह स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या टाइम। इन सभी चीजों को होने में, इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है, बिना समय के कुछ भी नहीं
हो सकता। सो देयर आर 3 बेसिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द फिजियोग्राफी, दैट इज स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द टाइम, और वी कैन से दैट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो काफी डाइवर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय जैसे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे काफी सारी गंगा यमुना जैसी नदियां भी बहती हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान में डेजर्ट भी है, काफी अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। So this is all about physiography. Now if we talk about the location, area and extent of India, which is the most asked question of TSC एंड अदर एग्जाम्स, लाइक वन डे एग्जाम्स, आप लोग SI या कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC बैंकिंग देते हैं, तो इन सभी चीजों में ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखें तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जैसे कि ये। तो इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, राइट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, यहां से आपने नीचे देखा ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, राइट। तो यहाँ इक्वेटर अगर 0 डिग्री पे है तो जिस पॉइंट से इंडिया स्टार्ट हो रहा है ये लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है। रिमेंबर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मिनट क्या होता है, जैसे कि आप घड़ी में देखते हो ना, 1 और 2 के बीच में डिविजन्स होते हैं 5, राइट, तो उन्हें हम मिनट्स बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो सब डिविजन्स होते हैं उन्हें हम मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। सो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ सबसे ऊपर जो इंडिया का एक्सटेंट है, इंदिरा कोल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ आते आते 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाता है। यानी इन दो लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे होगा और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें ये, तो लॉन्गिट्यूड्स में हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट माना गया है। अब ये तो हमने देखा कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन जब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडिया की, तो वो हमारा कन्याकुमारी नहीं होता है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो 6 डिग्री तक स्प्रेड है, यानी 8 डिग्री से भी पहले 6 डिग्री पे अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा अगर हम पूछते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट आता है। और अगर कोई कहे कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आता है। डिटेल में मैपिंग करेंगे हम। ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन को नाम दिया गया है, दैट इज इंडियन ओशन। भारत हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर कहा गया, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन कहा गया। और इंडियन ओशन 46 कंट्रीज को बॉर्डर करता है, यानी कि 46 कंट्रीज से घिरा हुआ है। उन 46 कंट्रीज में से भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर इंडियन ओशन का नाम रखा गया था। 46 कंट्रीज में से 27 लिटरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, 7 आइलैंड स्टेट्स हैं और 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। काफी डीप में ये फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आते आते एक समय ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। द लास्ट पॉइंट इज, जब किसी कंट्री में घड़ी देखी जाती है, समय देखा जाता है, तो वैसे तो ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उस समय हमें टाइम जोन समझना होगा, किस तरीके से टाइम जोन्स को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल हम शॉर्ट में समझेंगे
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी देश के बीच में एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई यहां से इस लॉन्गिट्यूड से हम अपना टाइम जोन निर्धारित करेंगे। ये जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पर सेट किया गया है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं, ये पास होती है मिर्जापुर से। कई बुक्स में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा और कई बुक्स में आपको इलाहाबाद का नैनी देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, मिर्जापुर या फिर नैनी इन इलाहाबाद, एक ही ऑप्शन आपको आएगा। और जो भी ऑप्शन आएगा दोनों में से दोनों ही सही माने जाते हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है। अब आप देखिए, ये हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पर वेस्ट है, राइट। तो सूर्योदय कहां से होगा, सनराइज कहां से होगा, ऑब्वियसली पूर्व से सन निकलता है, ईस्ट से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द सनराइज इज इन द ईस्ट। तो ईस्ट से जब सनराइज होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सन की रेज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दिन हो जाएगा और ये सूरज जब तक मूव करके यहाँ आएगा तब तक इसे 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा और वेस्ट में आते आते 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलने लगेगा। यानी कि इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस हमारे वॉच में शो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कोने से दूसरे कोने में खड़े होकर जब बात करेंगे तो वो अपने टाइम डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ट्रेन चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा भाई ट्रेन का टाइम, अरुणाचल में बोल रहे हैं कि ट्रेन 2 बजे निकलेगी और गुजरात में बोल रहे हैं ट्रेन 4 बजे निकलेगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने एक सेंट्रल लाइन को ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया, जिससे हमारी वॉचेस को सेट किया जाता है। लेकिन फिजिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अरुणाचल में सुबह के 4 बजे अगर दिन हो रहा है, सनलाइट हमें नजर आ रही है, तो गुजरात में हमें 6 बजे वही दिन नजर आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं। टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमारे जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तब 29 स्टेट्स हो गए थे इंडिया में। लेकिन वापस से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो फिर एक स्टेट वापस कम हो गया, 28 स्टेट्स करेंटली है। साथ ही साथ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी तो यूनियन टेरिटरी भी बढ़ के 9 हो गई थी। लेकिन अब दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव जो 2 यूनियन टेरिटरी थी उन्हें मिला के एक कर दिया गया और वापस से हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो टोटल 8 हो गई हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स की लिस्ट में लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो काफी इजी है, आप सभी को पता है कौन कौन से स्टेट्स हैं। लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी फाउंडेशन डेट और उनकी कैपिटल आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स की हम बात करें तो इसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी जेल यहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी 1 नवंबर 1966 में से बनाया गया था। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन्हें मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, जिसकी कैपिटल दमन को बनाया गया है 26 जनवरी 2020 में। रिसेंटली सबसे लेटेस्ट यही यूनियन टेरिटरी बनाई गई है 26 जनवरी 2020। दिल्ली को 9 मई 1905 में स्टैब्लिश किया गया था, पहली यूनियन टेरिटरी थी ये भारत की। ओके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज ही बनाई गई। जम्मू एंड कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं,
श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया जाता है और जम्मू को विंटर कैपिटल, क्योंकि विंटर्स में श्रीनगर के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ के जमने से। हालांकि काफी सारी टनल्स का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि 24/7 और पूरे 12 महीने यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, वो बनी रहे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 2019। रिमेंबर 31 अक्टूबर 2019। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, इसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया। पुदुचेरी को 1 नवंबर 1954 में। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 में अलॉन्ग विथ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी लेटेस्ट और न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज, टोटल 8 लोकेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 स्टेट्स में है, राइट, 3 स्टेट्स में है ये। अब ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स है पौंडीचेरी के जो कि 3 स्टेट्स में स्प्रेड है, ये आपको कमेंट में बताना है। देखिए अब हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे, क्योंकि जो चीज आपको ऑब्जर्व करके समझ में आएगी वो सुनने से या पढ़ने से समझ में आने वाली नहीं है। मैपिंग में आप देखिए कि इंडिया के जब हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा लद्दाख में इंदिरा कोल। याद रखिए इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट नहीं है ये, इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज इंदिरा कोल। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्साई चीन है, यहाँ पर पीओके है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा आता है केप कॉमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मेनलैंड इंडिया की बात चल रही है अभी। कंप्लीट इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि अंडमान निकोबार में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गौहर माता या गौहर मोती भी इसे कहा जाता है। गौहर मोती ये कहां पर है? गुजरात में। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब अगर हम लेंथ की बात करते हैं इंडिया की, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर, रिमेंबर 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। दोनों ही फिगर्स काफी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, ये हमने इंदिरा कोल की बात की है, फिर हमने देखा गौहर मोती जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर हमने देखा किबिथु जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर मैंने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कंप्लीट इंडिया का, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कौन सा पॉइंट? पिग्मेलियन पॉइंट। ये निकोबार आइलैंड्स में है। अब यहाँ आप देखेंगे इंडिया के चारों तरफ क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, म्यांमार है, यहाँ नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, और यहाँ से 106 किलोमीटर की सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ, राइट। अगर टोटल लेंथ बाउंड्री की बात करें, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंड बाउंड्रीज है, यानी अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है, तो टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर, रिमेंबर 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री कितनी है? टोटल कोस्टल बाउंड्री है 7516 किलोमीटर, जिसमें हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी आ जाते हैं। इन आइलैंड को मिलाकर टोटल कोस्टल बाउंड्री होती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। और अगर सिर्फ मेनलैंड की बात करें, गुजरात से लेके यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, तो ये हमारी है 6100 किलोमीटर्स, रिमेंबर 6100 किलोमीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो कि आपका जानना काफी जरूरी है। स्ट्रेट्स जो बनाई गई हैं, जैसे कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। साथ ही साथ लिटिल अंडमान एंड निकोबार, यानी कि यहाँ पर अंडमान है, ये लिटिल अंडमान, और निकोबार ये नीचे है, इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूड है उसी लैटिट्यूड के नाम पर इसका नाम रखा गया 10 डिग्री चैनल, रिमेंबर 10 डिग्री चैनल।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय यहाँ पर ये मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है, इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूड्स है वो है 9 डिग्री चैनल। फिर हम देखेंगे कि थोड़े ही नीचे आके आता है मालदीव्स, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो लैटिट्यूड होगा वो है 8 डिग्री चैनल, राइट। साउथ से आपको शुरू होना है 8, 9 एंड देन 10। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और ये स्ट्रेट जो बनती है इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। रिमेंबर, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। जिस लाइन पे आके सीज फायर किया गया कि भाई इससे आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे बात खत्म होती है, तो इसे हमने LOC कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान की सेना तैनात रहती है और दूसरी तरफ भारत की सेना तैनात रहती है। और भारत और चीन के बीच में जो लाइन बनाई गई थी सीज फायर लाइन, उसे बोलते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डोंट कंफ्यूज इन बोथ दीज लाइंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ सबसे पहले आप मैपिंग के थ्रू इंडिया को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैप में आपको डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन का आइडिया लगेगा, राइट। जैसे कि आप नॉर्थ में देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राउन कलर से डिपिक्ट किया गया है, ये है हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस। हिमालय माउंटेन रेंज इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ तक स्प्रेड है, एक्सटेंडेड है, और इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमालयाज जो है वो एक साथ नहीं बने थे। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज बने जो कि सबसे ऊपर नजर आते हैं, देन फिर ग्रेट हिमालयाज बने, देन मिडिल हिमालयाज बने, देन शिवालिक बने। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग जर्नी थी हिमालयाज के बनने की। तो इस तरीके से इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन किया गया है। अब ये तो हमने बात की कि हिमालयाज अपने जर्नी के अकॉर्डिंग ट्रांस, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक्स में डिवाइड है। रीजनल बेसिस पर भी हिमालयाज का डिवीजन किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। रीजनल बेसिस पे कैसे करेंगे कि ये कश्मीर वाला रीजन है तो हमने इसे कश्मीर हिमालयाज बोल दिया, फिर हमने इसे नेपाल हिमालयाज बोल दिया, सिक्किम हिमालयाज बोल दिया, और यहाँ पर हमने पूर्वांचल हिमालयाज बोल दिया, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट या पूर्वांचल रीजन में आते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया का दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने? हम सभी जानते हैं कि जो हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, यानी हिमालय के बनने से पहले भी कुछ रिवर्स थी जो इस रीजन में फ्लो कर रही थी, जैसे कि गंगा है, इंदस है, इस तरीके से ये फ्लो करती हुई आ रही थी। जब ये रिवर्स फ्लो करके किसी माउंटेन पे से आती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन है, यहाँ से कोई रिवर फ्लो करके आएगी तो वो अपने साथ इन माउंटेन का इरोजन करेगी और अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स को बहा कर लेके आएगी। ये सेडिमेंट जब स्लोप में आते हैं तो यहाँ इनका स्पीड कम हो जाती है, रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है, जो कि स्लोप में बहुत ज्यादा थी। अब ये प्लेन रीजन में आ गए, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कम हो गई, तो जो सेडिमेंट रिवर माउंटेन के इरोजन से लेकर आई थी वो यहाँ से आगे नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है, उसकी लोड कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गई है, और यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द northern plain region, that is Gangetic Valley, Brahmaputra Valley, in this valley region, right? तो ये जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, ये इंडिया का फर्टाइल बेल्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये रीजन प्लेन होने की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, यहाँ पे कन्वेंस अच्छा हो सकता है, रोड्स अच्छे बन सकते हैं, कोई भी नेचुरल हर्डल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा फ्लोरिश करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन है प्लेट्यू रीजन, दैट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे पुराना रीजन है, सबसे पुराना लैंडमास है इंडिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेडागास्कर
अफ्रीका के जो मेडागास्कर आइलैंड है उससे अटैच था। लेटर ऑन बाद में ये मूव करना चालू हुआ और एशियन प्लेट की तरफ इसने मूवमेंट स्टार्ट किया। उस समय में आपको सिर्फ पेनिनसुलर रीजन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये ऊपर आया तो हिमालयाज बने और हिमालयाज के बनने के बाद रिवर्स के इरोजन के कारण, रिवर्स के द्वारा किए गए इरोजन के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स बने। यानी आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओल्डेस्ट लैंडमास क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। न्यूएस्ट लैंडमास क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ हमारा डेजर्ट एरिया है जो कि यहाँ पर आ जाता है, कुछ है हमारा कोस्टल रीजन। इंडिया की एक लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री है। यहाँ पर वेस्ट साइड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स होंगे, ईस्ट साइड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स होंगे। साथ ही साथ इंडिया की टेरिटरी में दो मेजर आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार एंड दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये टोटल फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, जो कि आपको अपने माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया में काफी ज्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, ओशंस भी हैं आसपास, मतलब कोस्टल बाउंड्री भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया को डिवाइड कर दिया, राइट। अब अगर आप हिमालय का और ज्यादा डीप में डिवीजन देखेंगे तो सबसे पहले, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलर ज्योग्राफी की क्लास कर रहे होंगे और हिमालयाज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, बट अभी हम बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे नॉर्थ में रेंज है वो है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर, और यही जास्कर रेंज आगे चल के तिब्बत वाले रीजन में कैलाश कहलाती है, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है इन रेंजेस को, या फिर साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड देन कैलाश जास्कर का ही पार्ट है। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, देन लेसर हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। ये जो 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। Okay, remember this point, this is a very important thing. Okay, then जब हम रीजनल डिवीजन देखते हैं हिमालयाज का, तो सबसे पहले इंदस से लेकर सतलज गंगा तक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पंजाब हिमालयाज हो जाते हैं, क्योंकि ये पंजाब और कश्मीर के रीजन में आते हैं। तो कश्मीर हिमालयाज में अलग से डिवीजन भी कर सकते हैं हम, या फिर हम कश्मीर और पंजाब हिमालयाज को एक साथ रख सकते हैं एक ब्रॉडर डिवीजन में। देन फिर हमारे आते हैं कुमाऊं हिमालयाज, राइट, जो कि सतलज से काली रिवर तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर काली रिवर से तीस्ता रिवर तक आपको नेपाल और सिक्किम हिमालयाज मिलेंगे। कई सारी बुक्स में नेपाल और सिक्किम हिमालयाज को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, और कई बार हम उसे सेम या एक ही पार्ट में भी ले लेते हैं। एग्जाम में कोई भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा अगर आप इसे एक साथ लिखते हैं। तो काली रिवर से तीस्ता रिवर तक है नेपाल हिमालयाज या सिक्किम हिमालयाज। तीस्ता रिवर से फिर ब्रह्मपुत्र रिवर तक आप देखेंगे, यहाँ तक का पूरा जो डिवीजन है ये है हमारा असम हिमालयाज या पूर्वांचल हिमालयाज भी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ से टर्न होके इंडिया में एंटर करती है यांग्याप पास से, और इसी तरीके से हिमालयाज भी यहाँ से क्रीसेंट शेप में आते हैं और यहाँ से एक सदर्न टर्न लेते हैं, और ये हिमालयाज की रेंज आगे जाके म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। रिमेंबर, अराकान योमा। ओके, सो ये आपको याद रखना है, अराकान योमा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालयाज। यही अराकान योमा के कुछ फ्रेगमेंट्स टूटकर, ऐसा कई लोग मानते हैं, कई सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने हैं वो इसी से फ्रेगमेंट होकर बने हैं। खैर, चीजों में रिसर्च होती रहती है और कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। देन ये जो सब डिवीजन है इसमें हम डिटेल से बात कर सकते हैं। कश्मीर हिमालयाज में हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल रेंजेस आ जाते हैं, और ये जो पूरा लेह लद्दाख वाला पार्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच में कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है।
कश्मीर वैली जो कि ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में है। रिमेंबर एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द टू हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पंजाल। ओके, करेवास काफी फेमस है। कश्मीर वैली में केसर की खेती की जाती है जिसे हम करेवास बोलते हैं। तो करेवास आर फेमस फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन, और वो सैफ्रॉन की उस वैरायटी को क्या कहते हैं, जाफरान वैरायटी, राइट। तो करेवास फेमस है सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए जो कि कश्मीर वैली में मिलती है, राइट। फ्रेश वाटर लेक्स है कश्मीर हिमालयाज में, जैसे कि डल लेक है, वुलर लेक है, पैंगोंग सो मोरिरी, ये सॉल्ट वाटर लेक्स है, राइट। सो रिवर पासिंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज आर झेलम, चिनाब। नेक्स्ट हमारे उत्तरांचल हिमालयाज, हिमाचल और उत्तरांचल जो कि हिमाचल और उत्तराखंड में बेसिकली पाए जाते हैं, रावी और काली रिवर के बीच में। यहाँ पर हमें इंदस और गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिलेंगे, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि गंगा रिवर का ओरिजिनेशन उत्तराखंड में होता है। यहाँ पर भी लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा, स्पीति और लाहौल वैली मिलेगी। लाहौल स्पीति काफी फेमस है, ये उत्तरांचल हिमालयाज में आते हैं, रिमेंबर। यहाँ पर कुछ ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, लेजर हिमालयाज का पार्ट है, शिवालिक्स का भी कुछ पार्ट है, क्योंकि ये हम रीजनल डिवीजन पढ़ रहे हैं, और ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय ये हमारा फिजिकल डिवीजन था, राइट। सो लोकली कॉल्ड धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज भी इसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। नितिवा उत्तराखंड में कहा जाता है। शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन मेजर फीचर है इन हिमालयाज का। दून्स क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दून्स एंड द्वार्स क्या होते हैं। थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ। द्वार को आप, द्वार यानी कि क्या होता है, गेट, तो आप गेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जब जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं जिनमें मेजर है गंगा, तो जब गंगा हिल से प्लेन रीजन में एंटर करती है, उस रीजन में द्वार बने हुए, हरिद्वार, राइट। तो डून्स एंड द्वार ज्यादा डिटेल में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं आपसे कल पूछूंगी और कल मैं आपको बताऊंगी भी, राइट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। ये नेपाल हिमालयाज इसमें आ जाते हैं, भूटान हिमालयाज भी आ जाते हैं। तीस्ता मेजर रिवर है यहाँ पर। कंचनजंगा पीक बहुत ही फेमस, जो हमारी सेकेंड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ये यहाँ पर लोकेटेड है। लेपचा ट्राइब जो कि भूटान में फेमस है, भूतिया और लेपचा, भूटान और नेबरिंग एरियाज में ये देखने को मिलती है। द्वार फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जो द्वार है और दून है वो एक ही चीज है, बट ये है कि वेस्ट और ईस्ट में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। अरुणाचल हिमालयाज ये आपको मिलेंगे ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयाज से लेकर डिफू पास इन द ईस्ट तक, यानी कि डायरेक्शन क्या है इसकी, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। कांगटू एंड नामचा वरवा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है। नामचा वरवा से ही जो हिमालयाज है वो टर्न लेते हैं, यानी कि हमारे हिमालय इस तरीके से आते हैं, जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर है नामचा वरवा। और यहीं पर फेमस पास है यांग्याप, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज है यहाँ पर, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, नेचुरल एरिया ज्यादा है। इंटरवैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस नहीं हो पाते यहाँ पर, क्योंकि काफी रग्ड टोपोग्राफी है, हाई हिल्स है, माउंटेन्स है, काफी ज्यादा रिवर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जो कि हमें बाराक रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फेमस लेक है लॉकटक लेक, जिसमें बहुत ही फेमस वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लॉकटक लेक में, राइट। मिजोरम एरिया को मोलासिस बेसिन भी कहते हैं, right? Molasses basin. It is made up of soft unconsolidated deposits. River in Nagaland from tributaries of Brahmaputra. Barak river is a tributary of Meghna. तो काफी सारी रिवर्स हैं यहाँ पर। अब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चिंडविन जो कि इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इरावदी में
गैंगेटिक डॉल्फिन जैसे गंगा में है, वैसे इरावदी डॉल्फिन इरावदी रिवर में है, और इसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये गंगा की तरह ही फ्रेश वाटर रिवर है और इसमें फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवर्स हिमालयाज से फ्लो करके आती हैं, तो जब वो स्लोप पे फ्लो करती है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे ही वो यहाँ प्लेन रीजन में आती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। काफी बड़े बड़े बोल्डर्स जो लेकर आई है वो यहीं पर डिपॉजिट कर देगी क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वेलोसिटी उतनी नहीं है कि वो आगे ले जा पाए, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लो होता है ना स्पीड में उतना ज्यादा कैपेसिटी होती है लोड को कैरी करने की। अब इसकी स्पीड कम हो गई तो ये ज्यादा लोड कैरी नहीं कर पाएगी। तो क्या करती है रिवर्स, बोल्डर्स को डिपॉजिट कर देती हैं जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती हैं। तो ये रीजन होता है हमारा भाबर, जहां पे काफी बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। ओके, ये बोल्डर्स की वजह से हमें जो रिवर है वो अंडरग्राउंड नजर आने लगती है, यानी कि ऊपर ऐसा लगता है कि रिवर है ही नहीं, क्योंकि पत्थर ऊपर नजर आते हैं, रिवर अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है। उसके बाद का रीजन होता है तराई रीजन। तराई रीजन में रिवर हमें वापस से ऊपर नजर आने लगेगी और यहाँ पर काफी फाइन सॉइल के ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन है। एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी और एग्रीकल्चर के लिए काफी सुइटेबल रीजन होगा। देन हमारा आता है बांगड़ और खादर रीजन। अब आप देखेंगे बांगड़ रीजन क्या है और खादर क्या है। रिवर, अगर यहाँ पर देखिए कोई रिवर है, ओके फाइनली ये आप थोड़ा सा 3D व्यू में समझने की कोशिश करना, हम कैसे बात कर रहे हैं। ये जो हमारी रिवर है इसके आसपास के रीजन की हम बात कर रहे हैं, ओके। और ये जो आसपास के रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है कि वो माउंटेन से कितनी ज्यादा दूर या पास है। अब यहाँ पर अगर कोई रिवर है तो फ्लड, रिवर में जब फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, तो उसका पानी लगभग यहाँ तक आ जाता है हर साल। तो जहां तक हर साल बाढ़ का पानी आता है उस जगह पे अगर आप कोई खेती करेंगे, रहने लगेंगे, तो क्या होगा, पानी में सारी चीजें बह जाएंगी, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं खादर रीजन, जहां पर न्यू एल्यूवियम होती है और हर साल बाढ़ का पानी आता है। कुछ रीजन उससे थोड़ा सा दूर रहता है जहां पहले तो बाढ़ का पानी आता था बट अब नहीं आता है क्योंकि वाटर लेवल कम हो चुका है। ऐसी जगह पे आपको ओल्डर एल्यूवियम देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं बांगड़ रीजन, यानी यहाँ पे भी काफी सॉफ्ट सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, लेकिन अब यहाँ तक पानी नहीं आता, यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, वाटर कंटेंट यहाँ पे ज्यादा रहता है सॉइल में। ओके, तो रिवर के डिस्टेंस के बेसिस पे हमने भाबर, तराई, बांगड़ और खादर इन 4 डिवीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया है। अगला है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन है तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं, रिफ्ट वैलीज भी हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक मेडागास्कर से अलग हुआ था तो उस समय 3 लिनामेंट्स बने थे इस तरीके से, नर्मदा, गोदावरी और एक और कौन सी रिवर थी यहाँ पर, महानदी। हाँ, नर्मदा, गोदावरी और महानदी 3 लिनामेंट्स बने थे। कैसे, जब कोई पार्ट अलग होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉलिड प्लेट को लेकर तोड़ेंगे तो आप जहां से उसे तोड़ रहे हैं, जैसे यहां से आप तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़ने की वजह से अंदर भी कोई ना कोई क्रैक उसमें आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया के पेनिनसुलर लैंडमास में भी क्रैक आया। जब क्रैक आया तो ये वाले भाग थोड़े से ऊपर उठ गए और यहाँ पर जो क्रैक्स बने उसमें 3 नदियां बहने लगी, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। इन लिनामेंट्स को आज के टाइम पे हम रिफ्ट वैली कहते हैं क्योंकि आसपास का हिस्सा जो क्रैक की वजह से ऊपर उठा उसे हमने ब्लॉक माउंटेन कहा और जो क्रैक्स बन गए उन्हें हमने रिफ्ट वैली कहा। इसलिए यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली पाए जाते हैं। और जो इंडिया की जर्नी थी मेडागास्कर से लेके एशियन प्लेट तक पहुंचने की, उस समय वो एक आइलैंड आर्क से होकर गुजरा, द्रास आइलैंड आर्क। द्रास आइलैंड आर्क से होकर गुजरने की वजह से उसके नीचे जो
जो द्रास आइलैंड आर्क था वो एक वॉल्केनिक आर्क था। उस वॉल्केनिक मैग्मा की वजह से इंडिया की जो पेनिनसुलर प्लेट है वहां पर ब्लैक सॉइल स्प्रेड हो गई। तो ब्लैक सॉइल के स्प्रेड हो जाने की वजह से यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल काफी मात्रा में देखने को मिलती है। क्वार्ट्जाइट, डाइक्स, ये क्या है, ये जो नाम आपको लग रहे होंगे ना एकदम नए नए से है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम वॉल्केनो को पढ़ेंगे, वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको डीप में ये समझ में आ जाएगा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसलमेर में वेस्ट से लेकर आपको ईस्ट में कुछ पार्ट झारखंड तक देखने को मिलेगा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको समझ में आ गया। अब इसको भी सब डिवाइड किया है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में। ये देखिए जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है इसमें बेसिकली कवर होता है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। ओके, फिर जो हमारा साउथ वाला पार्ट है जिसमें ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू रीजन में आ जाता है, जिसमें कर्नाटक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य, ये सारे एरिया आ जाते हैं। ओके, तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, और तीसरा हमारा शिलोंग प्लेट्यू जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं, जो हमें मिजोरम, मेघालय वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जिसका पार्ट है गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ओके, तो इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फिर इसके बाद कुछ इसकी खासियत है जो कि हम देख लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में सुगरकेन और कॉटन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मिलती है। जो डेक्कन वाला मेन एरिया है यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है विच इज वेरी मच सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में हमने बताया कि गारो, खासी, जैंतिया नाम के 3 हिल्स हैं। मेघालय में ही चेरापूंजी नाम की जगह है जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल देखी जाती है। इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू को सब डिवाइडेड किया गया है सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू में। और सेंट्रल अपलैंड में भी कितने सारे माउंटेन रेंजेस आते हैं जिनमें से मेजर हमने देखे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। इसके अलावा मेघालय में किर, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा, ईस्टर्न राजस्थान के जो अपलैंड्स हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। डेक्कन में अरावली का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र, महानदी, दंडकारण्य, तेलंगाना, तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स कवर हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे हैं इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट्स कैसे बनते हैं? जब कोई एरिया रेन शेडो जोन में आ जाता है तो वहां पर डेजर्ट बनते हैं। अब आप देखिए कि ये हमारा इंडिया है, राइट, ये हमारा जो इंडिया है यहाँ पर अरावली रेंज है कुछ इस तरीके से वर्टिकल। जब मॉनसून विंड्स चलती हैं तो वो इस तरीके से चलती हैं, राइट। तो इस तरीके से चलने की वजह से अब ये अरावली जो वर्टिकल हमें नजर आ रहा है, तो मॉनसून हवाएं सीधी से क्रॉस करके दिल्ली को टच करती हैं और वहां पर बारिश करा देती हैं। लेकिन अरावली रेंज के पीछे वाला जो पार्ट है जो कि राजस्थान का एरिया है, ये रेन शेडो जोन बन जाता है, यानी यहाँ तक मॉनसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ द बैरियर क्रिएटेड बाय द अरावली हिल्स, जिसकी वजह से हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है विच इज द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। और यहाँ पर एक मेन रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। दीज रिवर्स आर एफिमेरल। ओके, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आप देखेंगे इस तरीके से फर्दर डिवाइडेड हैं। ये हमारे हो गए वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ये हमारे हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया है फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल अलग अलग नाम से। जैसे गुजरात के पास हम इसे कच्छ या काठियावाड़ कोस्ट भी कहते हैं या गुजरात कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कोंकण कोस्ट। याद रखिएगा, डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मेंस में तो नाम कोंकण लिख देते हैं, मालाबार लिख देते हैं, तो आपको रीजन जो है वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। कोंकण कोस्ट, फिर है हमारा मालाबार कोस्ट जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा केरला के पास। कैसे याद रखोगे भाई, केरला में शुरू से ही पोर्टुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांस हो, मसालों के लिए आए थे, काफी ज्यादा माल लूट के लेकर गए, तो उस माल से आपको याद रखना है मालाबार कोस्ट, राइट। फिर आते हैं हम तमिलनाडु के एरिया में, यहाँ पे है कोरोमांडल कोस्ट। फिर है हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये नजर आ रहे हैं आपको, जो कि कोस्टल एरिया से कुछ ही दूरी पर हाईलैंड्स हैं ये, राइट। फिर हमारा है ईस्टर्न कोस्ट और ये है नॉर्दर्न सरकार्स।
कोरोमांडल, और ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं इसको, जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पार्ट को कवर करता है। राइट, तो इस तरीके से हमारा डिवीजन हो गया है, ये डिटेल में भी दिया गया है। मालाबार कोस्ट जो है केरला का, यहाँ पर बैकवाटर्स जो लेगून्स बनते हैं उन्हें कयाल्स बोला जाता है। लेगून कैसे बनते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है पूरा। अब इसका पानी अगर अंदर तक आ गया, अंदर आया और फिर ये अचानक से यहाँ से डिपोजिशन की वजह से पूरा पैक हो गया, यानी कि ये जो पानी अंदर आया था, ये ओशन से कांटेक्ट इसका जब खत्म हो जाएगा तो ये एक अलग से लेगून बना हमें नजर आएगा, जिसमें कि पानी किसका है, ओशियन का, यानी खारा पानी है। तो इसे हम बोलते हैं लेगून या बैकवाटर्स या कयाल्स, केरला में कहा जाता है। देन कोस्टल बाउंड्रीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किसी भी कंट्री की जो कोस्टल बाउंड्री होती है उससे कुछ दूरी तक उस पर्टिकुलर कंट्री का ही डोमिनेंस होता है, अधिकार होता है। तो आप देखिए, ये हमारे इंडिया का लैंड रीजन है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा का पूरा अधिकार होगा भारत का, वो चाहे उसमें कुछ भी करे, राइट। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि यहाँ तक इंडिया चाहे तो फिशिंग कर सकता है, ओशन में से जो भी संपत्ति, जो भी चीजें निकलेगी उस पर इंडिया का अधिकार होगा। अगर इस एरिया में कोई शिप आता है तो इंडिया उससे चाहे तो टैक्स ले सकता है, या परमिशन देना नहीं देना इंडिया के अधिकार में रहेगा। इंडिया के कोस्ट गार्ड्स जो तैनात रहते हैं वो भी 200 नॉटिकल माइल्स तक ही रहते हैं। ओके, इसके बाद का जो एरिया होता है वो हाई सी, यानी कि इस पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे आइलैंड्स। इंडिया के पास जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, उन पे पूरी तरीके से इंडिया का ही अधिकार है। 204 आइलैंड ग्रुप्स हैं अंडमान निकोबार में, और बेसिकली 43 हैं लक्षद्वीप में, जिसमें से मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पर कोराल के डिपॉजिट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इक्वेटोरियल वेजिटेशन है, क्योंकि ये 6 डिग्री से 8 डिग्री तक हमें देखने को मिलेगी, 6 डिग्री से 12 डिग्री 13 डिग्री तक, राइट। सो बेसिकली ये पूरा हमारा इक्वेटोरियल बेल्ट में आ जाएगा। अब ये आप देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, तो अंडमान निकोबार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान। ये हमारा अंडमान आइलैंड्स हो गया, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर है एकमात्र इंडिया का एक्टिव वोल्केनो, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। फिर है हमारा लिटिल अंडमान, एंड देन हमारे निकोबार आइलैंड्स है, कार निकोबार यहाँ पर आपका नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है। तो अब इसमें देखिए, आपको यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, राइट। फिर हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स की। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आप देखेंगे 2 चैनल्स इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो अमीन द्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, राइट। मिनिकॉय जो है वो पार्ट है किसका, लक्षद्वीप का ही, अमीन द्वीप भी पार्ट है। तो अमीन द्वीप और मिनिकॉय दोनों को अलग करती है 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा, तो मालदीव और लक्षद्वीप या फिर मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अटॉल्स की वजह से बने हुए हैं, यानी कि कोराल आइलैंड्स हैं ये। ओके, सो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने समझी, अंडमान निकोबार के बारे में भी और लक्षद्वीप के बारे में भी। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया हो कि किस तरह से इंडिया में डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स पाए जाते हैं।